तेजस में फाइनली अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करना शुरू किया जा चुका है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इसकी मास ऑर्डर करने की बात की गई है। जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अब फुल बॉडी ट्रक स्कैनर्स का डिमांड क्यों किया जा रहा है? एचएएल की इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर की पहली स्पिन ट्रायल सफलता के साथ कंप्लीट हो चुकी है। भारत में घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तानी सुअर जिन अंडरग्राउंड टनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बनाने में मॉडर्न इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कैसे किया गया है और अंत में लद्दाख के बाद भारत और चाइना के बीच अगली फेसअप भूटान के पास क्यों हो सकती है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके। अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आप सभी को बताया था कि भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से अभी अस्त्र मिसाइल के लगभग 288 यूनिट्स को डिलीवर किया जाने वाला है। इनमें से 248 इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा, जबकि बाकी 50 के आसपास इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। अब नेवी को डिलीवर किया जाएगा मतलब इनको MiG-29 में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी फिलहाल इसको सिर्फ Su-30 में इस्तेमाल करने के लिए क्लियरेंस दिया गया है, लेकिन आज कुछ ऐसे अपडेट सामने आई है जिसके मुताबिक अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 वेरिएंट को भी तेजस में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा चुका है। और ये जो टेस्ट किया गया था इसको एडीए की तरफ से किया गया था और ये एक इनिशियल ट्रायल था जहाँ पर तेजस में इसे इंटीग्रेट करके ग्राउंड टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। अब इसे तेजस में इंटीग्रेट किया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो सॉफ्टवेयर बेस्ड छेड़छाड़ होने वाली थी वो सब हो चुकी है और अभी बस कैप्टिव ट्रायल होना बाकी है, जिसके बाद इसको तेजस से फायर करने के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। और एडीए का कहना है कि वो 2021 के शुरुआत में ही इसको तेजस में फायर करने की उम्मीद रख रहे हैं। अब ये तेजस के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है, क्योंकि अभी तेजस में जो BVR मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है वो डर्बी मिसाइल है और इसका रेंज मुश्किल से 50 से 60 किलोमीटर के आसपास है। अब अस्त्र मिसाइल लगने के बाद ये ऑलमोस्ट 100 से 110 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, जिससे तेजस की BVR कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट को इशू किया गया, जिसके मुताबिक तेजस में अस्त्र मिसाइल इंटीग्रेट होने के बाद और इसकी टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसकी मास ऑर्डर को किया जा सकता है। वहीं पर अस्त्र मिसाइल की 2 वेरिएंट को अभी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें से अस्त्र मार्क 2 वेरिएंट को 2021 की जून या जुलाई से पहले टेस्ट करने का एम रखा गया है। और इसकी रेंज की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ये 160 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, लेकिन इसकी जो मार्क 3 वेरिएंट होने वाली है वो कम्प्लीटली अलग मिसाइल होने वाली है और इसमें SFDR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से इसका रेंज लगभग 340 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है और ये भारत का एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल होने वाली है। वहीं पर अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो इसमें कन्वेंशनल डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसका रेंज प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले 50 से 60 किलोमीटर के आसपास बेहतर रहने वाली है और ये वर्तमान की अस्त्र मिसाइल के मुकाबले एक वाइडर एंगल की बोर साइड के साथ आने वाली है। अब बोर साइड क्या है इसके बारे में मैंने अपनी एयर टू एयर मिसाइल वाले वीडियो में डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके चेक कर सकते हैं। बाकी डुअल पल्स रॉकेट मोटर से याद आया, मैंने कल आपको एक चीज उल्टा बता दिया था, क्योंकि आकाश साम में अभी रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जबकि आकाश की NG वेरिएंट में डुअल पल्स मोटर का इस्तेमाल होने वाली है। जबकि कल मैंने आप सबको ठीक इसका उल्टा बताया था, तो इस चीज के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेके। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में अभी फाइटर जेट्स के साथ साथ ट्रेनर एयरक्राफ्ट की भी काफी शॉर्टेज पड़ रही है और इसी वजह से हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगभग 20 से 30 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने की बात की गई थी। इसी दौरान एचएएल की तरफ से अभी ये बताया गया कि बेंगलुरु में अभी एचएएल के द्वारा बनाया गया इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर का स्पिन ट्रायल शुरू किया गया था। स्पिन ट्रायल किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए काफी मायने रखते हैं, क्योंकि स्पिन करने के बाद ही अगर वापस रिकवर नहीं कर पाते हैं तो ये एयरक्राफ्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव पॉइंट हो जाती है। पिछली बार भी आपने देखा होगा STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के साथ भी एक्सटेंसिवली ऐसे टेस्ट किए गए थे। अब इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर की बात करें तो ये उससे थोड़ा अपर लेवल का ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाला है और आगे चल के ये हमारी किरण एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने वाला है। शुरुआती दौर में जेट्स की डिजाइन इशू थे, जिस वजह से एडीए और एचएएल की तरफ से इसके डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए थे, जो कि मेनली इसकी टेल सेक्शन और रडर सेक्शन में किया गया था और आप इस पिक्चर में उन चेंजेस को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली आपको पता नहीं चलता है, लेकिन साइड बाय साइड देखने से आपको पता लग जाएगा। अब एचएएल की तरफ से बताया गया कि इन छोटी मोटी डिजाइन चेंजेस के साथ उनको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल रही है। आज जब इसको एचएएल की एयरपोर्ट से टेस्ट किया गया तो इसको एचएएल के टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर उड़ा रहे थे और आज इसकी एक ही स्पिन ट्रायल को कंडक्ट किया गया था, यानी कि इसको एक बार लेफ्ट साइड में रोल किया गया था और एक बार राइट साइड में रोल किया गया था।
इसको आगे चल के धीरे धीरे इंक्रीज किया जाएगा और जब ये आगे चल के कम से कम एक ही बार में 6 स्पिन ट्रायल को कंप्लीट कर लेगा तब इसे सर्विस में शामिल करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगला अपडेट सुअरों की तरफ से। तो आगे बढ़ने से पहले सभी सुअर प्रेमी डिसलाइक वाला बटन दबाकर अपनी आत्मा को सद्गति प्रदान कर सकते हैं। बाकी जो अपने साइड में वो लाइक वाला बटन दबाकर इन सुअर प्रेमियों के घाव में नमक छिड़कने का काम कर सकते हैं। तो हाल ही में इंडियन आर्मी की तरफ से नगरोटा में 4 सुअरों का तंदूरी बना दिया गया था, जो कि बिना भिजा के अंदर घुसाए थे। अब इनके पास जो सामान बरामद किए गए थे उससे साफ हो गया था कि इनको पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था और ये भारत के अंदर आके कोई बहुत ही बड़ी हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। अब इनके पास से ताइवान मेड जीपीएस को बरामद किया गया था और उससे इंडियन आर्मी को अभी लोग किस तरीके से भारत में आए थे इसका पता लगाने में काफी मदद मिला है। और छानबीन करने के बाद पता लगा कि 4 सुअर लोग झंडे मोहम्मद सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री के प्रोडक्ट थे और इनको सुरंग के जरिए बॉर्डर पार कराया गया था। अब इंडियन आर्मी की तरफ से जब इन सुरंगों का पता लगाया गया तो ये पता चला कि ये सुरंग ऑलमोस्ट 200 मीटर के आसपास लंबे थे और इनकी कंस्ट्रक्शन को देखने के बाद ये पता लगा कि इनको बनाने के लिए प्रॉपर इंजीनियरिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया था, जिससे साफ होता है कि इसको बनाने में पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी की तरफ से मदद किया गया था या फिर पाकिस्तानी आर्मी की इंजीनियरिंग टीम की तरफ से उनको मदद किया गया था। इस टनल की लगभग 160 मीटर के आसपास इंटरनेशनल बॉर्डर में था और 40 मीटर के आसपास पाकिस्तान के साइड में था। बाकी पाकिस्तान के साइड में इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 8 मीटर के आसपास थी, जबकि भारत में साइड में इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 12 से 14 इंच के अंदर ही सीमित रखा गया था ताकि इसको आसानी से छुपाया जा सके। अगला अपडेट भी नगरोटा के साथ जुड़ा हुआ है। अब जैसे कि 4 सुअरों को तंदूरी बनाने के बाद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अभी फुल बॉडी ट्रक स्कैनर्स को खरीदने का डिमांड किया जा रहा है और इनको जम्मू एंड कश्मीर की लगभग सभी मेन चेक पॉइंट्स में एस्टेब्लिश करने का प्लान किया गया है, ताकि अगर कोई ट्रक के अंदर छुप के घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है या फिर भागने की कोशिश कर रहा है तो उसका पता लगाया जा सके। क्योंकि इस बार जो 4 सुअरों का तंदूरी बना दिया गया था वो एक एप्पल ट्रक में छुप के भागने की कोशिश कर रहे थे और एप्पल ट्रक के साथ एक दिक्कत ये होता है कि इनकी सभी ट्रे को निकालकर चेक करना पॉसिबल नहीं होता है और इनको बस रैंडमली चेक किया जाता है। अब ऐसे में एक फुल बॉडी ट्रक स्कैनर होने की वजह से एक ही बार में पूरे ट्रक को स्कैन किया जा सकता है, साथ ही इसमें बाकी किसी भी तरह के सिक्योरिटी इशू को भी बहुत ही आसानी से चेक किया जा सकता है। अभी मैनुअली इनको चेक करने में काफी वक्त लगता है और साथ ही एप्पल ट्रक्स की सभी ट्रे को निकालकर एक एक करके चेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और अगर इसके पीछे कोई आतंकवादी कैसे तैसे करके छुप जाता है तो वहां से बच के निकल सकते हैं। पर ये मशीन अभी सभी जम्मू एंड कश्मीर के मेन चेक पॉइंट में लगाने की बात की जा रही है, जिसके बाद स्टेट में एंटर करने वाले और एग्जिट करने वाले सभी ट्रकों को पूरी तरीके से चेक किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक आज से भारत और सिंगापुर के बीच एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को शुरू किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम इंडिया सिंगापुर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज 2020 है, यानी कि सिम्बेक्स 2020 है। इसे आज से अंडमान सी में शुरू किया गया था और ये आने वाले 25 तारीख तक चलने वाली है। इसके बारे में बताते हुए हमारे नेवी के स्पोक पर्सन की तरफ से बताया गया कि इस एक्सरसाइज का 27th एडिशन है और इसमें अभी एडवांस सरफेस वॉरफेयर, एंटी एयर ऑपरेशन और एंटी सबमरीन ऑपरेशन के साथ साथ अलग अलग वेपन फायरिंग ड्रिल्स को भी कंडक्ट किया जाएगा। इसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS राणा, INS कमोरता, INS कार्मुक और INS सिंधुराज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही भारत की तरफ से इसमें एक P-8I एयरक्राफ्ट को भी डिप्लॉय किया गया है। वहीं पर सिंगापुर की तरफ से इसमें अपनी 2 फ्रिगेट इंटरप्रीड और स्टेडिफस के साथ एक टैंकर एंडेवर को भी डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच एक ट्राइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज को किया जा चुका है, जिसका नाम सिटमेक्स और ये इस एक्सरसाइज का दूसरा एडिशन था, जिसको 21 और 22 नवंबर को कंडक्ट किया गया था। अगला अपडेट भी सुअरों को लेके है। रिपब्लिक टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक LOC के पार अभी लगभग 500 से ज्यादा सुअरों की ट्रेनिंग की जा रही है और इनको आगे चल के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद अलग अलग लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ कराने की साजिश किया जा रहा है। इसके बारे में पहले से ही इंडियन आर्मी को पता लग चुकी है और इंडियन आर्मी की तरफ से अभी इन सभी सुअरों को ठिकाने लगाने के लिए एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, जिसका नाम ऑपरेशन 500 रखा गया है। हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नारावने जी की तरफ से बताया गया है कि ऐसे 300 के आसपास सुअर अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन में मौजूद है, जिनको अभी किसी भी वक्त लॉन्च पैड में लाया जा सकता है और इसको भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश की जा सकती है। और आज भी एक बार BSF की तरफ से LOC के पास वार्निंग शॉट को फायर किया गया था, क्योंकि ये संदेह किया गया था कि वहां पर घुसपैठ कराने की साजिश किया जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ अभी पाकिस्तान की तरफ से भारत के नौजवानों को भी भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है और आर्मी के मुताबिक अभी तक ऐसे लगभग 200 भटके हुए लड़कों को मेन स्ट्रीम में मिलाया जा चुका है, जिनके दिमाग में पाकिस्तान की तरफ से जहर घोल दिया गया था। अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन में आर्मी की तरफ से
46 लॉन्च पैड को स्पॉट किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी इन लॉन्च पैड्स को इंडियन आर्मी की स्ट्राइक से बचाने के लिए सिविलियन का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि अगर इंडियन आर्मी की तरफ से फायरिंग किया जाता है या फिर आर्टिलरी सेलिंग किया जाता है तो उसमें सुअरों के साथ साथ सिविलियन भी मारे जाए और बाद में पाकिस्तान ये कह सके कि भारत उनकी सिविलियन के ऊपर निशाना लगा रहा है। अगला अपडेट भारत, चाइना और भूटान को लेके। तो एक दिन पहले एनडीटीवी में एक रिपोर्ट पेश किया गया था जिसमें एनडीटीवी की तरफ से चाइना की सीजीटीएन के एक सीनियर जर्नलिस्ट की रिपोर्ट को कोट किया गया था और उसमें ये बताया गया था कि चाइना अभी भूटान के अंदर घुसने लगा है और चाइना की तरफ से अभी भूटान की ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के अंदर एक कंप्लीट विलेज को एस्टेब्लिश किया जा चुका है, जो कि तोसरा नाम की नदी के किनारे पर मौजूद था। लेकिन उसके बाद भूटान की तरफ से ऑफिशियल इस बात से इनकार कर दिया गया था। पर अगर सैटेलाइट इमेज को देखा जाए तो यहाँ पर जो विलेजेस चाइना की तरफ से दिखाए गए थे वो सच में भूटान के अंदर मौजूद है। यहाँ पर इस बात की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो विलेज चाइना का पहले से है ही नहीं, या फिर भूटान की तरफ से उस एरिया को चाइना को दे दिया गया है, या फिर उस एरिया के ऊपर चाइना के क्लेम को स्वीकार कर लिया गया है। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो भूटान और चाइना का मामला है तो इसे हमें सोचने की क्या ज़रूरत है, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये कि एरिया डोकलम के काफ़ी करीब है और यहाँ पर 2017 में भारत और चाइना के बीच फेस ऑफ हुआ था और भूटान के अंदर जिस गांव के ऊपर अभी चाइना क्लेम कर रहा है इससे बस कुछ ही दूर चाइना के अपने साइड में चाइना की तरफ से काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है, जो कि दिखने में बंकर जैसे लग रहे हैं। अब ऐसे में चाइना का यहाँ पर एक कंप्लीट गाँव को बना देना और उसे थोड़े ही पीछे बंकर्स बनाना ये बात सही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ से चिकन नेक काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है और ऊपर से इस एरिया को लेके भारत और चाइना के बीच पहले भी एक बार आमना सामना हो चुका है। तो हो सकता है आगे चल के यहाँ एक बार फिर से भारत और चाइना के बीच फेसअप जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।